एनसीईआरटी ओपन किया ना आपने? अब मैं जितना बोलूँ उतना आईएमपी करना। जैसे आपने लास्ट टाइम बोला था, फ्रॉग में जो ऊपर का कलर होता है स्किन का, ये थोड़ा डार्किश होता है, और जो नीचे वाला कलर होता है थोड़ा लाइट होता है। ऊपर का जो कलर होता है बेटा वो कैसा है? विथ डार्क रेगुलर स्पॉट्स, दिख रहा है? ये स्पॉट्स है इरेगुलर। और नीचे वाला जो कलर होता है बेटा वो कैसे होता है? पेल येलो होता है। ओके, यहाँ तक बात हमारी हो गई थी। अब दूसरी बात करते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। हाँ बेटा, फ्रॉग में दो ही चीज़ें होती हैं, एक उसका हेड वाला एरिया, दूसरा उसका ट्रंक वाला एरिया। ओनली टू थिंग्स प्रेजेंट इन फ्रॉग, वन इज़ द, सेकंड इज। फ्रॉग में दो चीज़ें अब्सेंट है, एक उसकी गर्दन और टेल, नेक और टेल अब्सेंट है, अब्सेंट है। ठीक है? हाँ, तो जो मीनिंग है वो सुन लो। तो फ्रॉग में सिर्फ दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी? हाँ, फ्रॉग में क्या अब्सेंट है? ये जो येलो कलर है ना, ये आईएमपी रहता है, याद रखना, ये आईएमपी रहता है। उसके बाद में बेटा मेंढक का दिख रहे सर आंखें, ये दिख रहे आंखें, आंखों के थोड़ा सामने यहाँ पे मेंढक को रहते हैं नॉस्ट्रिल, यहाँ ये दो नॉस्ट्रिल्स, जैसे हमें नॉस्ट्रिल है ना, तो मेंढक को यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? नॉस्ट्रिल्स। तो इसका जो माउथ होता है, अबाउट द माउथ, मतलब ये वाला एरिया अबाउट द माउथ, इसको मिलेंगे आपको, देयर इज अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल। ये याद रखना, पेयर लिखा है यहाँ पे, अनपेयर्ड पेयर्ड सवाल होगा, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल। ठीक है? उसके बाद में मेंढक की आंखें बल्जी होती हैं, बल्ज मतलब बाहर निकलती है, बाहर। एक बीमारी थी ड्यूरिंग केमिकल कंट्रोल, एक्सोथेल्मिक गॉइटर, जिसमें एक आंखें बाहर निकल जाती हैं। ओके, तो सर इसकी आंखें बल्ज होती है और आंखों के ऊपर एक पर्दा होता है। बेटा सुन ले, ये उसकी आंखें हैं, इट इज़ आइज। इस आंखों के ऊपर एक पर्दा होता है, पर्दा, इसके आंखों के ऊपर एक पर्दा होता है, और पर्दे के एग्जैक्टली बाजू में इसका होता है आईलिड्स। ये बेटा इसका आईलिड है। हमारे आंखों के ऊपर क्या है? ये स्किन, अरे आंखों के ऊपर क्या है हमारे? आईलिड्स है ना, लेकिन आईलिड्स के अंदर भी एक पर्दा होता है, ये ग्रीन कलर का। उस पर्दे का नाम होता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या होता है? मतलब बेटा ये जो आंखें हैं, इस आंखों के ऊपर एक पर्दा होता है, उसका नाम है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और ये पर्दा तब बंद रहता है जब मेंढक पानी में रहता है। मतलब मेंढक जब पानी में जाए, उसको ये आईलिड बंद करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसके अंदर एक पर्दा होता है, नाम क्या इसका? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वो बंद कर लेता है। ओके, ठीक है सर। उसके बाद में ये जो मेंढक है, इसके जो कान हैं, कानों में सिर्फ एक कान रहता है, एक्सटर्नल ईयर। मेंढक को है सिर्फ एक्सटर्नल ईयर, और उसका एक ही नाम है, वो है टिम्पैनम। क्या नाम है? इसी को हम बोलते हैं ईयर ड्रम। वी हैव ऑल्सो टिम्पैनम, दैट इज कॉल्ड एज ईयर ड्रम। गॉट इट? वी हैव थ्री पार्ट्स ऑफ ईयर, we have three parts of ear: external ear, middle ear, internal ear. We have 3 ears, means parts: external, middle, internal. Mendak has only one ear, that is called as that is ear drum. उसी से वो साउंड रिसीव करेगा। हाँ सर, कहाँ पे है वो? बेटा देख ले, इधर है वो, देख, ये उसका टिम्पैनम है, ये पिंक कलर देख ले, टिम्पैनम है उसका। साउंड रिसीव करता है, कौन आ रहा है, कोई आवाज़ आ रहा है क्या, कोई दुश्मन आ रहा है क्या, ऐसा। अब सबसे बड़ी बात ये तो है ही, इसके जो 4 लिम्स होते हैं और हाइंड लिम्स। 4 लिम का मतलब होता है आगे वाले पैर, और हाइंड लिम का मतलब होता है पीछे वाले पैर। इसके जो आगे वाले पैर हैं वो छोटे होते हैं, पीछे वाले पैर लंबे होते हैं और मस्कुलर होते हैं। मैं रिपीट करता हूँ,
इसके आगे वाले पैर शॉर्ट है, इसके पीछे वाले पैर लॉन्ग है प्लस क्या है, मस्कुलर है। और इसी पैर की वजह से, पीछे वाले पैर से वो जंपिंग करता है। जंपिंग को मैं यहाँ पे बोलूँगा लिपिंग। व्हाट इज लिपिंग? जंपिंग। प्लस बोरोविंग। बोरोविंग का मतलब है मेंढक गड्ढा जो होता है, मिट्टी हटाता है। व्हाट इज बोरोविंग? मिट्टी हटाता है, उसके अंदर रहता है। बता, समर और विंटर में मेंढक कहाँ रहता? ज़मीन के अंदर ना। तो कैसे जाएगा ज़मीन के अंदर? मिट्टी हटा के। इसको बोरोविंग बोलते हैं। प्लस स्विमिंग भी करता है, वॉकिंग भी करता है, दोनों चलता है सर इसका। तो ये हो गई फोर लिम्ब की बात, हाइंड लिम्ब्स की बात। इसमें क्या क्या आईएमपी है? ये आईएमपी है, उसके बाद में इसको ये रहता है, ये आईएमपी है। और ये सवाल ये पूछेंगे आपसे, हमारे अंदर ऐसा क्या मेम्ब्रेन है जो हमारे अंदर वेस्टिजियल है लेकिन मेंढक के अंदर है? हमारे अंदर वो वेस्टिजियल है, वो हमारे अंदर वेस्टिजियल है। कौन सी मेम्ब्रेन? हमारी जो आंखें हैं ना, हाँ, आंखों के एग्जैक्टली यहाँ पर एक छोटा सा स्किन है, उसका नाम है ये मेम्ब्रेन, जो है लेकिन उसका कोई काम नहीं, हमें है ये लेकिन पूरा नहीं है, आधा अधूरा है, छोटी सी स्किन है यहाँ पे। ओके, जो हमारे लिए वेस्टिजियल है। ओके सर, बात समझ में आ गई। अब मेंढक के पैरों के ऊपर सवाल आएंगे, मेंढक के पैरों के ऊपर सवाल आएंगे। कौन है भाई धूम मचा रहा है? ओके, ये बुलेट खरीदने के साइड इफेक्ट है सब। हाँ, नहीं हमारे पास भी बुलेट है, लेकिन ऐसा साइलेंसर लगाते क्या कुछ भी। ओके, सो पूरा पीला कलर जो बेटा आईएमपी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताया गया जरा देखो, क्या बोला गया देखो। उन्होंने ये बोला कि मेंढक के जो आगे वाले पैर होते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा लिम्ब? और इसमें रहते हैं 4 डिजिट, 4 उंगलियां। हाउ मेनी डिजिट्स? 4 उंगलियां रहती है मेंढक को आगे वाले पैर में, 4 उंगलियां। और इसको पीछे वाला जो पैर है, पीछे वाला, इस पीछे वाले का नाम क्या? हाइंड लिम्ब्स। इसमें रहती है 5 उंगलियां, 5 उंगलियां। समझा मैंने क्या बोला? जो आगे वाले उसके पैर है उसमें रहता है 4 डिजिट्स और पीछे वाले में रहता है 5 डिजिट्स। समझा? हाँ, इनके अलग अलग नाम भी है। इनको हम, जैसे कि आगे वाले को हम बोलेंगे टोज और पीछे वाले को हम बोलेंगे फिंगर्स। आगे वाले को बोलेंगे टोज, पीछे वाले को बोलेंगे फिंगर्स। वो एग्जाम में नहीं आता, जिस बता रहा हूँ। सर सवाल क्या आएगा? सवाल ये आएगा, 4 लिम्स हैज हाउ मेनी डिजिट्स? देख, ये 4 का F और ये 4, याद रखना ऐसे। 4 का 4 लिम्ब मतलब 4 4 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें और एक चीज़ है बेटा, इनके जो पैर होते हैं इनमें वेब लगी रहती हैं। वेब, पता ना वेब क्या होता है? जैसे डक के पैरों को वेब होती है, मतलब उंगलियों के बीच में पता नहीं पर्दा होता है। क्यों होना चाहिए वो? स्विमिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, ठीक है। पर्दा होता है यहाँ बिटवीन द फिंगर्स। अब दूसरी बात, फ्रॉग में होता है बेटा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है। हमें पहचान में आता है कि ये मेल है फीमेल है। कैसे सर? समझो, जो मेल होता है बेटा, इसकी एक खासियत ये है कि मेल में सबसे पहले वोकल कॉर्ड होता है। जितने मेंढक चिल्लाते हैं वो सब मेल है, और ये चिल्लाते हैं फॉर मेटिंग, और ये चिल्लाते तब है जब ब्रीडिंग का समय हो।
especially during rainy season. So during rainy season, they for the mating they just make a sound, create sound. तो ये sound जो होता है इसके लिए मेल के पास कौन सा कॉर्ड है? हाँ. दूसरा है बेटा कॉप्युलेटरी पैड, ये मेल के पास ही होता है. कॉप्युलेटरी पैड ये सेंसिटिव पैड होता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये जो पैड होता है कॉप्युलेटरी पैड ये होता है उसमें 4 लिम्स में, मतलब उसके आगे वाले पैर में, और आगे वाले पैर में रहता है फर्स्ट डिजिट के पास. किसके पास? ये एड्रेस याद रखना, ये सब याद रखना, ये IFP करो इसको. क्या बोला गया है? उन्होंने बोला गया है जो साउंड प्रोड्यूसिंग होकल सैक है या होकल कॉर्ड है किसके पास है? मेल के पास है. और मेल के पास और एक चीज़ प्रेजेंट है, कौन सी? कॉप्युलेटरी पैड. कहाँ रहता है ये? कौन सा लिम्ब? हाँ, और ये चीज़ अब्सेंट रहती है फीमेल में. IMP करो इससे, ये फीमेल में अब्सेंट रहता है बेटा. हो गया क्लियर? ओके सर, बात समझ में आ गई सर. तो इसमें यही सबसे IMP टॉपिक है यहाँ का, मॉर्फोलॉजी का. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर. एक बार इस तस्वीर को देख लो कि तो क्या क्या दिख रहा है मेंढक में. मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा सर. मेंढक और रैट, इन्हीं को हम ऑपरेट क्यों करते हैं, इन्हीं को हम डिसेक्ट क्यों करते हैं? मतलब ह्यूमन की पढ़ाई करने के लिए पहले मेंढक पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मेंढक का जो फिजियोलॉजी है, मेंढक का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो लगभग इंसान जैसा है. किसके जैसा है? पहली चीज़, मेंढक जल्दी मिल जाते हैं. दूसरी बात, उनकी संख्या ज़्यादा होती हैं. तीसरी बात, उनका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो लगभग इंसान जैसा है. उनका लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, उसी तरह के गैस्ट्रिक जूसेस, वो लगभग सरी का होता है ना. इसलिए मेंढक को ऑपरेट करना पड़ता है. किडनीज, ऐसा देख लो एक बार क्या क्या दिख रहा है आपको. ठीक है. वो डायग्राम शायद हो सकती है लेबलिंग के लिए, इतनी बड़ी डायग्राम आती नहीं है. ठीक है, कोई भरोसा नहीं NTA वालों लोगों का, कुछ भी कर सकते हो. वो डायग्राम थोड़ा लेबलिंग के लिए याद रखना. सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्टली वी हैव टू टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते बेटा. चलो देखिएगा, लिसन. सबसे पहली चीज़, इस सिस्टम में 2 बातें रहती हैं बेटा. कौन सी? और दूसरा कौन सा? जस्ट लाइक ह्यूमन. अब मैं पहले बात करूंगा एलिमेंट्री कैनल की. AC का फुल फॉर्म एलिमेंट्री कैनल. तो फ्रॉग में सबसे पहले रहता है बक्कल कैविटी. उसके पहले भी रहता है एक चीज़ माउथ. माउथ के बाद आता है बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी का मतलब ओरल कैविटी. उसके बाद रहता है बेटा फेरिंग्स. क्या रहता? उसके बाद रहता है ऊसोफेगस. उसके बाद रहता है बेटा स्टमक. कौन रहता? स्टमक. उसके बाद स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट पता है तेरे को? ड्यूडेनम, उसको DJI बोलते हैं. DJI, D फॉर ड्यूडेनम, J फॉर जेजुनम, E फॉर, हालांकि ये नहीं था आपको सिलेबस में. DJI, DJI. तो D फॉर ड्यूडेनम, J फॉर, लेकिन जेजुनम नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट I लिखता हूँ. I फॉर इलियम. ड्यूडेनम, इलियम. और इलियम के बाद यहाँ पर रहता है डायरेक्टली फ्रॉग का लार्ज इंटेस्टाइन. और लार्ज में एक ही बात है उसकी, कौन सी? रेक्टम. लार्ज में एक ही बात है, कौन सी?
और रेक्टम के बाद फाइनली इसमें एक कॉमन एरिया होता है बेटा, कॉमन, उसका नाम है क्लोएका। ये वर्ड याद रख, कौन सा? क्लोएका। पढ़ाऊंगा मैं तुझे। ये सिस्टम है उसकी, बाजू में लिख लो आप इसको, एलिमेंट्री कैनाल का सिस्टम है ये। चलो हो गई बात। ये था अबाउट द एलिमेंट्री कैनल। ये जो लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये अच्छे से पढ़ लेना बेटा। यहाँ से तेरे को आ सकता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। मैं पहले क्लियर कर दूँ, जहाँ पे लगभग स्टेटमेंट ऐसे पूरी होती है, मतलब ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट पे डिपेंड करती है, वो प्रॉपरली याद रखना। स्टेटमेंट के बारे में ऐसी खबर है जहाँ पे कॉमा होता है, जहाँ पे हैंस होता है, जहाँ पे बट होता है, जहाँ पे ऑल्सो होता है, जहाँ पे सीन्स होता है, वो स्टेटमेंट में आता है। कहाँ पे आता है? हाँ, कॉमा, हैंस, बट, सीन्स। पर कभी कभी एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से लिंक रहता है, तो याद रखना। जैसे एग्जांपल, एक स्टेटमेंट है, मैं अकोला गया क्योंकि मुझे काम था। आपको लगता है दोनों स्टेटमेंट जुड़ गए हैं? तो अगर स्टेटमेंट ऐसे आते हैं एनसीईआरटी में तो याद रखना। ओके, तो सर बात समझ में आ गई। अब देख बेटा, मेंढक टोटली कौन सा एनिमल है? इसीलिए जो एनिमल होते हैं कार्निवोर्स, उनका इंटेस्टाइन लगभग कैसा रहता? क्योंकि उनको चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मीट होता है वो जल्दी डाइजेस्ट हो सकता है। शेर का इंटेस्टाइन कम रहता है और किसी काऊ का इंटेस्टाइन बड़ा होता है। मतलब जो हर्बिवोरस एनिमल है उनका इंटेस्टाइन, क्योंकि वो घास जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती। ओके, हाँ। सर बात समझ में आ गई हमें? ये सीरीज था इसका। चल बेटा नेक्स्ट बात करते हैं। देख लीजिए, पहली चीज़ ये ज़रा याद रखना, इसकी जो टंग होती है वो बाइलोब होती है। बाइलोब मतलब सर, बाइलोब मतलब ऐसी टंग होती है इसकी, इसको बाइलोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारी टंग ऐसी है क्या? हमारी यूनिलोब है, मोनोलोब मतलब हमारी सीधी टंग है, ऐसे यू शेप वाला। इसका बाइलोब टंग होता है। और इसका पता फ़ायदा क्या है उसको? लगभग सांप की भी ऐसी होती है, स्नेक की। इसका फ़ायदा ये है कि ये टंग को बाहर निकाल के किसी इंसेक्ट को खा सकता है। ऐसे हम कैसे ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे, टंग भी ऐसे इसका ऐसे फेंकता है बाहर और इस तरह से इंसेक्ट कैप्चर करता है, ऐसे करता है, ऐसे ऐसे। और ख़ास बात यह है इसकी टंग की, इसकी टंग यहाँ लगी है, चिपकी हुई है। हमारी टंग पीछे चिपकी हुई है, ये इसकी आगे चिपकी हुई है। तो हमारी टंग जो है वो पोस्टीरियर चिपकी हुई है। कहाँ? और टंग का एक बोन है, हाइड बोन,
कौन सा? वहाँ चिपकी अपनी टंग, इसकी टंग जो है ना यहाँ चिपकी है, ये जॉ के पास, इसलिए जल्दी फेंकता है बाहर ऐसे। ये अलग ही इसका टंग है। उसके बाद में इसके पास दो तरह के ग्लैंड्स है जो काम करते हैं, एक का नाम क्या है और एक का नाम क्या है? पैंक्रियाज। तो मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा, बेटा देख ले इधर, बेटा देख ले कंसेप्ट को ज़रा समझ। इसके पास पहला कौन है? लीवर। दूसरा कौन है? पैंक्रियाज। लीवर जो होता है ये बनाता है बाइल जूस, क्या बनाता है? और पैंक्रियाज बनाता है पैंक्रियाटिक जूस। और यू नो दैट बोथ द जूस कॉल्ड डाइजेस्टिव जूस, बोथ द जूस कॉल्ड। बाइल जूस का काम रहता है कि माहौल को अल्कलाइन बनाओ, बेसिक बनाओ। बाइल जूस वर्क एज टू मेक द इंटेस्टाइन बेसिक, उसका ये काम है इंटेस्टाइन को बेसिक बनाओ, अल्कलाइन बनाओ, यू नो अल्कलाइन वर्ड। और ये जो भाई साहब है इसके अंदर होते हैं ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम, नाम सुने कि लाइपेज, अमाइलेज, वो इसके अंदर होते हैं। तो इसका काम है माहौल को, इसका पीएच बदलो इंटेस्टाइन का, और इसका काम है कि एंजाइम के ज़रिए खाने को डाइजेस्ट करो। बाइल जूस किसने बनाया? वहाँ से सीधा वो स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में, इसने उसको प्रोड्यूस किया। लीवर में एक सेल होता है, उसका नाम है हिपैटिक सेल। कौन सा सेल? जो बनाता है बाइल जूस, और वो सीधा कहाँ जमा रहता? गॉल ब्लैडर। अब इतनी बात समझ में आ गई सर हमें, ठीक है बेटा। इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन है बेटा? एंजाइम्स। ओके, हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई हमें, टिक किया आपने इसको? हाँ, चलो बेटा नेक्स्ट। अब ये पैराग्राफ देख, ये पैराग्राफ देख क्या होता है, जरा सुन मेरी बात। इसको टिक कर, कॉमन बाइल डक्ट को। इसको टिक कर, काइम। चल मेरी बात सुन अभी। ये काइम कैसा फूड है बेटा? मतलब आधा अधूरा उसका डाइजेशन हुआ है। चल सुन, तो सर वी कॉल इट स्टमक, ये डायग्राम बना लेना बाद में, इसको स्टमक बोलते हैं। स्टमक से नीचे एक ट्यूब आता है अबाउट ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम है इसका, तो वी कॉल इट स्टमक, वी कॉल इट ड्यूडेनम। You know it's a part of small intestine. First part of small intestine is called as duodenum. Here there is a gallbladder, GP, and here there is a pancreas. ये डायग्राम बना लेना बेटा, pancreas. So GP से एक डक्ट निकलता है, बाइल डक्ट, और पैंक्रियास से भी एक डक्ट निकलता है, पैंक्रियास से भी एक डक्ट निकलता है बेटा, पैंक्रियाटिक डक्ट। कौन सा डक्ट? पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट। और इन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ बनेगा बेटा कॉमन बाइल डक्ट। इट इज द कॉमन बाइल डक्ट। ये डक्ट हमारे अंदर भी है, कॉमन बाइल डक्ट। सिंपल सी बात है बेटा, तुझे मैंने ऑलरेडी बताया था। इसमें कौन सा जूस बना था? इसमें कौन सा? और ये दोनों जूस कहाँ पे आते हैं? इज दैट क्लियर? तो गॉल ब्लैडर से कौन आया? बाइल जूस, और पैंक्रियाटिक से पैंक्रियाटिक जूस, दोनों यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पर क्या होता है वो भी सुन लो बेटा। स्टमक में जो फूड था, स्टमक में जो फूड था इसको काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम माने आधा अधूरा डाइजेशन वाला फूड। ये सीधा काइम यहाँ पे आता है, और ये फूड फिर इनसे मिलता है। देख, स्टमक में जो काइम है वो सीधा कहाँ पे आया? इंटेस्टाइन में आया।
और ये किससे मिलेगा? इन दोनों से मिलेगा। कौन दोनों? हाँ एग्जैक्टली। अब स्टमक की बात कर लेते बेटा, स्टमक की बात कर लेते। स्टमक में क्या होता है वो भी सुन ले। स्टमक में इस काइम के ऊपर दो चीज़ एक्ट होती हैं। एक का नाम है HCl, यू नो दैट इट इज़ द एसिड। हाँ, और दूसरा उन्होंने क्या बोला है? गैस्ट्रिक जूस। ये दो बातें याद रखना, एक का नाम HCl, दूसरा नाम है गैस्ट्रिक जूस। और ये HCl गैस्ट्रिक जूस को बनाने के लिए ये स्टमक की वॉल जिम्मेदार है। कौन सी वॉल? कहानी समझ में आ गई तेरे को? स्टमक की वॉल है। थोड़ा याद कर, तूने एक नाम सुना था क्या कभी? म्यूकोसा। म्यूकोसा वो अपने एलिमेंट्री कैनल के अंदर की वॉल होती है। कौन सी? म्यूकोसा। तो वही है स्टमक की वॉल, म्यूकोसा। तो स्टमक की वॉल ने क्या बनाया? HCl, और जिसने किसको डाइजेस्ट किया? काइम को, मतलब इस फूड को डाइजेस्ट किया। ऐसा होता है वो। एक्चुअली वो पहले वो फूड होता है, इस फूड के ऊपर HCl और गैस्ट्रिक जूस एक्ट करते हैं, अप्लाई होता है, तब जाके फूड काइम बनता है। तुझे लॉजिक लगा मैंने क्या बोला? तो पहले ये अच्छे से फूड होता है, उसके ऊपर HCl और गैस्ट्रिक जूस अप्लाई करते हैं, उससे क्या बनता है? काइम। समझा बेटा? इस फूड का भी एक नाम होता है, ये आपको नहीं था चैप्टर इसलिए। इस फूड को एक्चुअली बोलस बोलते हैं। ये बोलस क्या है? बोलस अपने माउथ में बनता है, उसमें वो सलाइवा, यू नो, अपन उसको रोटी को चबाते ना, ऐसे चबाई हुई रोटी, फिर उसके ऊपर म्यूकस, थोड़ा बहुत सलाइवा, एक लड्डू बनता है। उस लड्डू का नाम क्या है? बोलस। फिर ये लड्डू को अपन ऐसे पुश करते हैं, हाँ, फिर ये ऐसे ओइसोफेगस से फिर ये लड्डू स्टमक में जाता है, उसका नाम क्या है? बोलस। फिर ये लड्डू वहाँ डाइजेस्ट होता है आधा अधूरा, तो लड्डू डाइजेस्ट हुआ आधा अधूरा, उसका नाम क्या है? फिर काइम। फिर ये काइम सीधा कहाँ उतरता है? और इनकी मुलाकात होती है फिर इन दोनों से। समझ में आया? आपको ज़रूरत है क्या लिखने की, कि समझ में आ जाएगा? ज़रूरत है? लिखो फिर। इसको स्टमक वॉल याद रखना, इसका नाम है स्टमक वॉल, वॉल ऑफ स्टमक। इन्होंने बनाया इन दोनों को। जिनको शॉर्ट फॉर्म नहीं समझ रहा मुझे पूछना।
गया बेटा लिखना? तो यहाँ पे अपना जो टॉपिक है अबाउट डाइजेशन वो लगभग ख़त्म हो चुका है। इसमें और कुछ बाकी है बाइल जूस के बारे में, पढ़ते हैं आगे। हाँ बताइए, कायम की मुलाकात किससे हो गई? प्लस। हाँ आगे वाला कंसेप्ट देखिए। अभी आगे क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, देखिए बेटा आगे क्या बोल रहा हूँ, ये लास्ट टॉपिक है उसी का। चल सुन बेटा, अब ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, इसमें वो काइम आ चुका है, CHYME काइम। ठीक है बेटा, ये काइम एक फूड है बेटा। अब उन्होंने वो ये बोला है, ऐसे लिखते हैं, एक काइम एक फूड है। अगर इस काइम में फैट है बेटा, कौन है? फैट। फैट मतलब एक बड़ा सा गोला। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो फैट आपकी दिख रहा है चीज़, इस फैट के ऊपर बाइल में एक सॉल्ट होता है, जिनका बाइल सॉल्ट होता है, उसका नाम। बाइल जूस में एक नमक होता है, बाइल जूस है तो सॉल्ट इज कॉल्ड एज। वो बाइल सॉल्ट इस फैट से मुलाकात करता है, इसके टुकड़े करता है और इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लेता है। और इस प्रोसेस को मैं यहाँ पे नाम दूंगा बेटा इमल्सिफिकेशन। क्या बोलूँगा? व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? कि आप बड़े फैट के टुकड़े को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको लेस। तो याद रखना, बाइल ने क्या किया? फैट का इमल्सिफिकेशन किया। समझ में आया बेटा? उसके बाद उसी काइम में तेरे को क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्ब, सीधा कार्ब लिखता हूँ, प्लस क्या मिलेगा? प्रोटीन। और इन दोनों के ऊपर अप्लाई करने के लिए वहाँ पे आता है पैंक्रियाटिक जूस। कौन आता है? बिकॉज पैंक्रियाटिक जूस हैज़ अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसके अंदर होते हैं बेटा एंजाइम्स। तो उन्होंने बोला कि पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट द कार्ब एंड प्रोटीन्स। उससे तुझे क्या मिलेगा? कार्ब टूटेगा, प्रोटीन टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा। इसकी वजह से यहाँ पर मिलेंगे सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड, जैसे प्रोटीन टूटेगा तो उससे सिंपल कंपाउंड क्या मिलेगा? उससे अलग अलग मिलता है, पेप्टाइड, अमाइनो एसिड्स, वो मिलता है। कार्ब टूटेगा, अब कार्ब में अलग अलग चीज़ें आती है, कार्ब में अलग अलग चीज़ें आती है, पता है कौन कौन सी? जैसे स्टार्च, माल्टोज, ग्लूकोज। सुने हैं नाम? स्टार्च, माल्टोज, ग्लूकोज, ये वाली बात है। सिंपल कंपाउंड मिला, बस हमें इतना पता है सर। बता, हु इमल्सिफाई द फैट? बाइल सॉल्ट, मतलब बाइल जूस। और पूरे ये इंटेस्टाइन का जो एटमॉस्फेयर है बेटा, ये बन जाता है बेटा अल्कलाइन। क्या बन जाता है? और इसी अल्कलाइन के माहौल में, इसी अल्कलाइन कंडीशन में ये एंजाइम काम कर सकते हैं। देख याद रख, स्टमक का एटमॉस्फेयर क्या होता है? एसिडिक, ड्यू टू HCl। और इंटेस्टाइन का माहौल क्या होता है? ड्यू टू बाइल। बाइल की वजह से, बाइल क्यों जरूरी पता है तेरे को? बाइल की वजह से इंटेस्टाइन क्या बन जाता है? और उसी अल्कलाइन में कौन अच्छे से काम कर पाते? इज दैट क्लियर? हाँ, ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे समझ में आया ना वैसे क्या होता है? तो ये हाँ सर, ओके। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद सुन बेटा, उसके बाद ये टिक कर, विलाय एंड माइक्रोविलाय, जिसका काम है एब्जॉर्प्शन। सर ये क्या है? हाँ सुन ले। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटेस्टाइन, वी कॉल इंटेस्टाइन है ये। इसके ऊपर ऐसे उभार आया हुआ है, ऐसे उभार आता है बेटा। इस उभार को हम यहाँ पे बोलते हैं विलाय। क्या बोलते हैं? ये जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा वॉल है ना, ये वॉल है बेटा, वॉल। ये वॉल है इंटेस्टाइन की, ये वॉल ऐसी है जिगजैग जिगजैग, इसलिए इस वॉल का नाम क्या है? इस विलाय के ऊपर छोटे छोटे सेल लगते हैं। टिश्यू पढ़ा आपने? बता इंटेस्टाइन में कौन सा टिश्यू था फॉर एब्जॉर्प्शन? आर यू श्योर? क्यूबर्टल की कॉलमनर। मैंने बोला इंटेस्टाइन में लंबे सेल चाहिए, ऐसे बोला ना, याद रखने को। इंटेस्टाइन में लंबे सेल चाहिए। और
पीसीटी में छोटे सेल चाहिए। पीसीटी मतलब पता है ना आपको, किडनी में, इसमें लंबे सेल चाहिए, मतलब कौन, कॉलमनर। कौन से कॉलमनर, ब्रश बॉर्डर, जो ऐसे रहते हैं बेटा, ये सेल है वो ब्रश बॉर्डर। मतलब जो बच्चों अपसेंट थे वो सुन लो, यहाँ पे रहते हैं बेटा कॉलमनर सेल। इसी कॉलमनर सेल को मैं दूसरी भाषा में यहाँ पे नाम दूँ माइक्रोविलाय। क्या नाम दूँ? हाँ, ये बड़ा सा इंटेस्टाइन का वॉल का नाम, उसके ऊपर येलो कलर के, और उन्होंने बोला कि यहाँ पे होता है डाइजेशन। इसमें आपके पास पहले स्टार्च था, स्टार्च को आपने तोड़ तोड़ के सबसे लास्ट में क्या बनाया, ग्लूकोज। यू नो, कॉम्प्लेक्स चीज़ें कन्वर्ट इनटू सिंपल। फिर ये ग्लूकोज जो है वो पहली चीज़ कहाँ जाएगा, माइक्रोविलाय में जाएगा। कहाँ जाएगा? और माइक्रोविलाय से ये जो ग्लूकोज है वो सीधा फिर यहाँ ट्रैवल करता है इधर। सर इधर क्या है बेटा? इधर ब्लड होता है। क्या होता है इधर? ब्लड। मतलब ये ग्लूकोज सीधा कहाँ जाता है, ब्लड में। तो इंटेस्टाइन का ग्लूकोज कहाँ गया? वी कॉल इट एब्जॉर्प्शन। वी कॉल इट, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? यू नो, इट इज द ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड वाया माइक्रोविलाय। वाया, आपका ये अच्छा चाहिए इंटेस्टाइन में। एक चीज़ याद रखो, जिन बच्चों का एब्जॉर्प्शन कमज़ोर है, डाइजेशन अच्छा है लेकिन एब्जॉर्प्शन कम है, एब्जॉर्प्शन कमज़ोर है, उसका एक कारण इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत है। इंटेस्टाइन में दिक्कत है। कभी कभी इंटेस्टाइन में हमारे आ जाता है बैक्टीरिया, तो यहाँ पे होता है इन्फेक्शन। यू नो, कॉलरा, डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड, इनमें आपका क्या खराब हो जाता है, इंटेस्टाइन। उससे क्या बिगड़ जाता है, एब्जॉर्प्शन। इसलिए आप चीज़ें खा लेते हो, मतलब खाते हो, लेकिन वो जा नहीं पाती ब्लड में, मतलब आपका ये खराब रहता है। उस समय डॉक्टर आपको डायरेक्ट सलाइन देते हैं। क्या देते हैं? ताकि ग्लूकोज डायरेक्ट कहाँ चला जाए, ब्लड में। स्पेशली ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन कंडीशन, लूज मोशन, ऐसा। ओके, अब उन्होंने ये बोला है जो फूड नॉट डाइजेस्ट, नॉट, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, नॉट डाइजेस्ट, वो फिर आगे बढ़ता है। तुझे पता है ये खाना कहाँ जाएगा? ये जाएगा पहले रेक्टम में। बेटा जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो आगे कहाँ जाएगा, रेक्टम। और रेक्टम के लास्ट में एक मैंने बोला था ना क्या रहता है, क्लोएका। और क्लोएका से ये जो खाना है वो लैट्रिन के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो वेस्ट। समझ में आया? तो नॉन डाइजेस्ट फूड पहले कहाँ जाएगा, उसके बाद एग्जिट। ये लिखा है, पास आउट थ्रू दी क्लोएका। क्लियर हुआ? कोई डाउट है यहाँ तक? यू नो दैट व्हाट इज विलाय, व्हाट इज माइक्रोविलाय? विलाय का मतलब इट इज द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। व्हाट इज माइक्रोविलाय? इट इज द कॉलमनर सेल। व्हाट इज माइक्रोविलाय? दे आर कॉलमनर सेल, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर सेल। इसलिए विलाय बड़ा नाम है, उसी का छोटा नाम माइक्रो होता है। माइक्रो, माइक्रो माने छोटा विलाय। लिखने की जरूरत नहीं इसको, वैसे समझ में आया ना वैसे? हाँ, तो आपका यहाँ पे बेटा क्या कंप्लीट हुआ, डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ फ्रॉग या डाइजेशन इन फ्रॉग। अब लास्ट टॉपिक है आज के लिए, वो है ब्रीदिंग। क्या? ब्रीदिंग। तो सुनते जाओ, समझते जाओ, इतना ही टॉपिक है बेटा। मेंढक ब्रीदिंग करता है, इसको हम शॉर्ट नोट्स में भी लिख सकते हैं एज अ ब्रीदिंग करके। मेंढक में ब्रीदिंग चलता है एक प्रोसेस से, उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। क्या नाम है? यू नो द ट्रांसफर ऑफ गैस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ओके, सो देखो बेटा, मेंढक में जो ब्रीदिंग चलता है उसको हम रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग। तो मेंढक में रेस्पिरेशन जो चलता है
वो 3 तरह से चलता है। एक का नाम है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब वाया स्किन, वाया स्किन। मेंढक की स्किन गीली होती है, मेंढक की स्किन स्मूथ होती है। हाँ, तो ये मेंढक अगर ये स्किन है तो यहीं से O2 CO2 एक्सचेंज होगा, यहीं से O2 अंदर जाएगा, यहीं CO2 बाहर निकलेगा बेटा। और स्पेशली पता है ये कब होता है? जब मेंढक समर स्लीप और जाएगा विंटर स्लीप। समर स्लीप तब करता है वो स्किन से ब्रीदिंग, क्योंकि थोड़ा एनर्जी कम लगता है। जैसे वो समर स्लीप में चला गया, धूप में ज़मीन के अंदर चला गया, फिर वो स्किन से ब्रीदिंग करता है, एनर्जी कम लगती है। सेम केस विंटर में होता है उसका। तो ये होता है क्यूटेनियस, मतलब वाया स्किन ब्रीदिंग। एक होता है बेटा वाया लंग्स। लंग्स का मैं बोलूँगा पल्मनरी। व्हाट इज लंग्स? इसका मतलब है लंग्स। मेंढक का लगभग लंग्स हमारे जैसा ही है, थोड़ा बहुत। इसको बोलते हैं पल्मनरी। सर ये लंग्स में कब करता है? जब वो ज़मीन पे रहता है। लंग्स से कब करेगा वो? और ये होता है एडल्ट मेंढक में। मतलब मेंढक के 2 रूप आते हैं, एक टैडपोल, टैडपोल बचपन, और एक एडल्ट। तो मेंढक ज़मीन जब रहता है ज़मीन पे तो कैसे करता है ब्रीदिंग? लंग्स से, जब उसको हवा बहुत चाहिए तब। और तीसरा है बेटा बक्कोफेरेंजियल। बक्को माने बक्कल कैविटी, बक्को फेरेंजियल। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक है बक्कल मतलब ओरल कैविटी, और एक होता है फेरिंग्स। तूने कभी ऑब्जर्व किया होगा मेंढक जो है अपना मुंह फुलाता है, जब आवाज़ करता है तब भी फुलाता है। ये देखना गला फूलता है मेंढक का, क्या करता है देखो वो। व्हाट इज बक्कोफेरेंजियल? सुन ले बेटा, मेंढक को 2 नॉस्ट्रिल है नॉस्ट्रिल। तो नॉस्ट्रिल से वो हवा अंदर खींच लेता है, जैसे हम हवा को अंदर खींचते हैं। ये फूल जाता है अपना, नाक से हवा खींच लिया, तो नाक से हवा खींचने के बाद नहीं फूलता ही अपना हाँ, नाक से खींचना पड़ेगा, सॉरी। ये कब फूलता है? नहीं, वैसे नहीं फूलता अपना ये, सॉरी गड़बड़ हुआ। ये अपन ने अगर नाक से हवा लिया फूलेगा क्या अपना? नहीं, मेंढक का फूलता है पता है क्यों? मेंढक पता है क्या करता है? सुनो मेरी बात, बड़ा खतरनाक काम है उसका। मेंढक यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर देता है, यहाँ का दरवाज़ा बंद कर देता है फेरिंग्स का, और पूरी हवा यहाँ भरता है मुंह में। समझा ना मैंने क्या क्या बोला? जैसे अपन पानी कैसे भरते हैं, रोकते करते, बाद में पानी अंदर खींच लेते हैं, है ना? तो मेंढक क्या करता है, यहाँ तक हवा अंदर खींच लेता है, यहाँ तक, और ये यहाँ हवा रोक के रखता है। तो एक बार हवा यहाँ पे आ गई, फिर वो फोर्सफुली हवा अंदर छोड़ता है ताकि उसका लंग्स भर जाए पूरी तरह से। समझा मैंने क्या बोला? तो सबसे पहले क्या करेगा मेंढक, यहाँ पे हवा जमा करेगा, नाक से हवा यहाँ पे आती है उसकी बक्कल कैविटी में, फेरिंग्स तक। फिर वो हवा को एकदम फोर्सफुली अंदर छोड़ता है। कहाँ छोड़ता है? अंदर, लंग्स में। दैट ऑल्सो कंसेप्ट। ठीक है बेटा? हाँ सर, समझ में आया। और इसका ब्रीदिंग चलता है बेटा कौन सी प्रोसेस से? वाया डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस से? वाया डिफ्यूजन, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। बस याद रखना इसको। उसके बाद में मैंने क्या बोला, स्पेशली वो जो स्किन से करता है उसके 2 कंसेप्ट है। वो कब करता है स्किन से? एक सॉरी जस्ट 1 मिनट, कब कब करता है मैं वो लिख के दूंगा आपको। बेटा सुन ले, ये कब कब करता है? जब वो टैडपोल, सॉरी टैडपोल भी नहीं, एक का नाम है एस्टिवेशन। व्हाट इज एस्टिवेशन? एक हाइबरनेशन। व्हाट इज हाइबरनेशन? और एक ड्यूरिंग वाटर, जब वो पानी में रहता है। मेंढक जब पानी में रहता है ना, तब वो करता है स्किन से ब्रीदिंग। समझा तुझे? मैं एडल्ट मेंढक की बात कर रहा हूँ, पानी में रहेगा तब करेगा। अब इसमें और एक चीज़ रहेगी, मेंढक में ये जो बातें हुई, ये एडल्ट कंडीशन में बातें हुई। कौन से कंडीशन में?
लेकिन जब मेंढक कौन से फॉर्म में रहता है, टैडपोल, कौन से कंडीशन में, तो उसके पास एक ही चीज रहती है ब्रीदिंग के लिए, उसका नाम है गिल्स। क्या नाम है? आर यू श्योर? मतलब क्लियर हुआ आपको ये क्या था? जब मेंढक क्या रहता, टैडपोल, तो उसके पास क्या रहती, गिल्स। लंग्स नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, गिल से करता वो। लिख लो इससे। इसलिए इसका मैंने फ्लो चार्ट बना के दिया आपको। हाँ, ट्रंक मतलब उसकी मेंढक में दो एरिया होते हैं, उसका हेड और हेड के बाद जितनी बॉडी उसको ट्रंक बोलते हैं। हाँ, उसका पीठ, उसका पेट, सब ट्रंक वाले एरिया में आता बेटा। वो स्टेटमेंट क्या लिखा है, कुछ लिखा है क्या? आपने इतना भी पढ़ लिया ना टेबल, बस हो गया। अब और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना याद रखना, स्किन से कब कब करेंगे, ठीक है? जब वो टैडपोल में रहेगा तो काय से करेंगे, गिल्स। और जब ज़मीन पर रहता है तो, ज़मीन पर रहता है तो पल्मोनरी भी हो सकता है, और ज़मीन पर रहता है तो, ये ज़मीन वाले बेटा, जब वो ज़मीन पर रहेगा तो पल्मोनरी होगा या फिर वो बक्कोफेरेंजियल होगा। तुझे लॉजिक लगा ना, व्हाट इज बक्कोफेरेंजियल? पहले मुंह में हवा भरता है वो और तेजी से अंदर छोड़ता है हवा को, उसको बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, आपने कौन सी लाइन बोली थी वो? ये है बेटा वो लाइन, वो मैं लाइन समझाने वाला था कि देखते जाओ मैं क्या क्या यहाँ पे टिक करने जा रहा हूँ। बता, कौन सी प्रोसेस से होता है उसका ब्रीदिंग? डिफ्यूजन। ठीक है बेटा। उसका जो लंग्स होता है, उसका जो लंग्स होता है वो ज़रा टिक कर ले। इसका जो लंग्स है काय में है? पेयर। कैसा है? कौन से कलर का है? पिंक कलर का है। और सैक जैसा होता है, और रहता कहाँ पे वो टिक कर ले, आईएमपी है ये। इसका जो लंग्स होता है वो रहता है अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन। उस अपर पार्ट को चेस्ट बोलते हैं। चेस्ट का मतलब थोरैक्स। थोरैक्स मतलब चेस्ट वाला एरिया। ठीक है। उसके बाद में हवा सबसे पहले जो होती है वो नाक में जाती है, मतलब वाया नॉस्ट्रिल। हवा कहाँ जाती है? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से कहाँ जाती है? नॉस्ट्रिल से कहाँ जाती है? और वहाँ से कहाँ जाती है? लंग्स। ओके, तो एक बार वो जो ये एड्रेस तूने आईएमपी किया है क्या? ये एक काम कर, तू यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को अच्छे से आईएमपी कर ले। आईएमपी कर बेटा इस लाइन को, ठीक है? और एक बार इसका एड्रेस देख ले।
असल में वो कहाँ रहता है। अरे देख ले, इसका लंग्स कहाँ पे है, ये देख, ये पूरा एरिया क्या है उसका, ट्रंक। ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, ये पीला पट्टा देख बेटा, कौन है, ट्रंक। इस ट्रंक का अपर एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये यहाँ पे रहता है उसका लंग्स। समझा बेटा, मतलब थोड़ा यहाँ ऐसे, इसको यहाँ पे चेस्ट बोलते हैं उसकी, ये चेस्ट का एरिया है उसके मेंढक के, अपर पार्ट ऑफ ट्रंक। एड्रेस याद रखना, ठीक है सर, ओके। बाकी मैं कल बात करूँ, यहाँ तक टॉपिक हो गया। जैसे अपना टॉपिक चलता है वैसे ही आप जो है वो MCQ सॉल्व करना शुरू कर देना। हाँ, टेस्ट का मैंने बोला था, तो आप कल आपकी टेस्ट होगी, वो सरप्राइज टेस्ट होगी, सिंगल मार्क्स भी हो सकती है और MCQ भी हो सकता है। तो रेडी फॉर टुमारो टेस्ट। टॉपिक का नाम है टिश्यू, क्या नाम है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस, मस्कुलर। रेडी फॉर टेस्ट टुमारो। टेस्ट का टाइम जो है वो बैच के बाद रहेगा, जैसे अपन ऑलवेज करते हैं। तो जैसा जिसका पॉसिबल है वो टेस्ट दें। 12 वाजता की 11 वाजता जे बॅच असतं ना,